जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और IAS 37 हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि प्रोविजन, लाइबिलिटी और प्रोविजन में फ़र्क क्या है। प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो, दोनों भी हो सकती है, कोई एक भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोविजन किसे कहते हैं ये बता दिया स्टैंडर्ड ने, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। फिर यहां पर उसने बताया प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड करेंगे, जब एंटिटी हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो पास्ट इवेंट जिसको ऑब्लिगेटिंग इवेंट कहते हैं वो यहां पे उसने बताया, ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज एन इवेंट दैट क्रिएट्स लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट रिजल्ट्स इन एन एंटिटी हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटलिंग दैट ऑब्लिगेशन। या ऐसा पास्ट इवेंट होना जिससे कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती है, लीगल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। या तो कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, या लॉ ऑलरेडी है, या अब लॉ ऑपरेशनल हो गया, जैसे किसी ने आपके खिलाफ केस कर दिया, कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया, ठीक है। या लॉ ऑलरेडी मौजूद था कि अगर आपने यहाँ पर आकर इंस्टॉलेशन करनी है और ऑयल एक्सट्रैक्शन करनी है तो जाते हुए आपने डिसमेंटलिंग डीकमीशनिंग करके जानी है, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है, ठीक है। या लॉ ऑलरेडी मौजूद हो सकता है, लॉ है या लॉ लग रहा है, या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट खुद बाइंडिंग कर देता है ना आपके ऊपर, आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, वो कैसे आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ सकती है, किसी लेजिस्लेशन के थ्रू आ सकती है, या उसकी मतलब कोई लॉ पास हो गया, ये लॉ ऑलरेडी था उसके ऑपरेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें एक्सप्लिसिटी हो। आप ऊपर गए, ये IFRS 15 में पढ़ेंगे, ऊपर गए कैंटीन में और अगर उसके ऊपर ऐसे, या किसी दुकान में जाते हैं, कहीं पे भी आप किसी बड़े स्टोर में गए, टक शॉप पे रुके, रास्ते में जा रहे थे, मोटरवे पे रुके, आपने जाके फ्रिज खोला, फ्रिज में से आपने चिप्स निकाले, उसके बाद आपने टोकरी से आके जूस उठाया, उलट बोला है, जाग रहे हो, अच्छा, तो ये आपने सब कुछ किया, जैसे तैसे भी किया, ठीक है। और आके आपने उसको काउंटर पे रखा, अगले ने भी कोई बात नहीं की, आप भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, वो ब्रेक लगी है, हाँ अम्मी बस पहुंच रहा हूँ, अब इधर पहुंच गया हूँ इधर, वो आप भी लगे हुए हैं बात में, वो भी अपने किसी काम में साथ साथ, उसने कहा यार बंदा तो मसरूफ़ है, उसने कड़िंग 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 करके बिल निकाला, बिल यूँ करके निकला, बिल उसने यूँ रखा, आपने यूँ देखा, पैसे गिने, रखे, चीज़ें उठाई और आ गए, ना कोई ऑफर, ना कोई एक्सेप्टेंस, ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? आपको चाहिए था एक स्टाम्प पेपर लिखते बाकायदा, ठीक है, वो पहले आपको ऑफर करता, फिर आप एक्सेप्टेंस करते, तो ऐसा तो जरूरी नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वजह से या लॉ की वजह से आप पे ऑब्लिगेशन पड़ गई। पास्ट इवेंट ऐसा हुआ है कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जी अगर आपको चीज़ें डिफेक्टिव आई तो हम वापस कर देंगे, अब चीज़ें, पास्ट इवेंट है, डिफेक्टिव चीज़ों का डिलीवर करना, ये पास्ट इवेंट है। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अगर डिफेक्टिव चीज़ें डिलीवर की हैं तो अब क्या हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बन गई। वारंटी लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, वारंटी कार्ड दिया होता है जी। या दूसरा क्या है जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, बड़े मजे की। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है, ये कोई लॉ में नहीं लिखा होता कि ये करना है, लेकिन ये किस वजह से आ सकती है, ये आ जाती है 3 वजूहात की बिना पर, मैंने आपको कहा था, या तो आपकी कोई पास्ट प्रैक्टिस है, या आपकी कोई करंट स्टेटमेंट है, या आपकी कोई पब्लिश्ड पॉलिसी है, ठीक है। ये 3 सूरतें हैं जिनमें आकर आपके ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है, ठीक है। तो ज़रूरी चीज़ दूसरी भी क्या है कि एक तो आपका ऐलान है या आपकी प्रैक्टिस है, और दूसरा अगलों के दिल में उसकी वैलिड एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो रही है, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन पड़ जाती है, इसको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन का डेवलप हो जाना, ठीक है। तला के अम्मी अब्बू घर पे बात कर रहे थे, ठीक है, अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं इसकी मामू के घर शादी कर देते हैं, ठीक है, और अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो बात आई गई हो गई, वो
बेचारा सुन रहा था, बड़े कोशिश की, बाद में बात आगे बढ़ी नहीं। खैर अब अगले दिन ना अम्मी बड़ी परेशान है। अबू ने कहा क्या हुआ? कहने लगी बस कल से ना, जब से हमने ये जो फैसला किया है ना, उसके बाद से मैं परेशान हूँ। ठीक है, इसकी मामू के घर नहीं करनी, इसकी खाला के घर करनी थी, या चलो पप्पो के घर कर देते, लेकिन ये बस मुझे लगता है बस फैसला गलत हो गया। तो इसके अबू क्या कहेंगे? आपके ख्याल में क्या कहेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, तो मामू क्या कहेंगे? बोलो, क्यों क्यों कुछ नहीं कहेंगे? अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए। उनको बताए किसी ने नहीं भाई, उनको से छोड़ो। बड़े भाई आएंगे कहेंगे आप दोनों क्यों परेशान बैठे हैं, क्या हो गया है? तो अम्मी कह रही हैं हमने कल ये वापस में डिसाइड कर लिया था कि इसकी मामू के घर शादी करनी है, अब मैं परेशान बैठी हूँ कि ये फैसला बदलना है। तो उनके तो दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप होगी होगी, वो तो तब होती जब कम्युनिकेशन होती। तो इसका कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो बड़े भाई ने कहा, आपने फौरन पूछा अम्मी आपने मामू को बताया तो नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने तो बात नहीं की थी। तो फिर किस चीज की टेंशन है? लेकिन अम्मी कहती हैं एक मसला है ना बेटा, मसला ये है कि मुझे ना तुम्हारे अब्बा पे इस बात का यकीन नहीं था। ठीक है, तो मैंने ना कागज़ के ऊपर ये लिखवा लिया था, वो कागज़ भी लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है बाकायदा, और मैं तो तुम्हारे अब्बा से मैंने अंगूठा भी लगवाया था, साइन भी करवाए थे, अब उसका क्या करूं? भाई ने कहा वही वाली बात है, चाहे आपने सोचा था, चाहे आपने डिसीजन ले लिया था, चाहे उसको आपने रिटर्न भी कर लिया था, असल मसला क्या है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए दोनों शर्तों का होना जरूरी है। या तो आपकी कोई पास्ट प्रैक्टिस है, बड़े भाई की भी ऐसे ही हुई थी, तो पता ही है कि इसकी भी उधर ही होनी है, पास्ट प्रैक्टिस है, या कोई करंट स्टेटमेंट है, या आपने एक कार्ड छपवा दिया है और पूरे खानदान में जो है वो भिजवा दिया है। ठीक है, तो ये हो भी सही और अगले के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो, वो कम्युनिकेशन से होनी है। कार्ड भी छप गए मंगनी के इसकी, ठीक है, अभी अपने पास ही है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के लिए। नंबर वन आपने इनमें से कोई एक काम आपका मतलब करते आ रहे हैं ये काम, या आप फैसला किया है कि करेंगे, या आपने अपनी वेबसाइट पे लिख के लगाया कि हम तो ये करते हैं। और दूसरी बात, अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी हो। अगले कहें भट्टी साहब ने कहा जी सारे उस्तादों को मैंने जो है वो बोनस देना है, ठीक, आसिफ साहब को सबसे ज्यादा बोनस देना है, वो सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, आसिफ साहब को बोनस देना है। अब आसिफ साहब, आप बच्चों को कह रहे हैं अच्छा वाह आसिफ साहब को बोनस मिलेगा, आसिफ साहब हंस रहे हैं बैठे हुए। पिछले सेशन में भी ऐसे ही कहा था भट्टी साहब, उससे पिछले में भी ऐसे ही कहा था। तो इसका मतलब कॉलेज वाले एक्सपेंस प्रोविजन बुक ना करें, क्योंकि भट्टी साहब की या कॉलेज की कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं बन रही है, क्योंकि अगले के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप ही नहीं हो रही। सारे स्टाफ को 10% बोनस मिलेगा, आमिर भाई खुश हो जाएंगे। कब? जब पहले ऐसा होता रहा हो, बोनस मिलता रहा हो। और अगर हाथ दफा ऐलान करके ऐसे वो क्या कहते हैं पटाखे छुल्लियाँ चला के हुआ करके उसके बाद में हाँ केड़ा बोनस, वो तो वैसे ही मैंने कह दिया था, तो फिर इनको भी पता होगा 2 बार ऐसे हो चुका है, तीसरी बार में ऐसा नहीं होना। तो दोनों चीजें होना जरूरी है, ठीक है, पास्ट प्रैक्टिस हो या करंट स्टेटमेंट हो या पब्लिश पॉलिसी हो, और दूसरे के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो जाए। तो ये दोनों चीजें जब मैच करेंगी तो फिर आप खुद को लायबल फील करेंगे। मैंने अपनी मिसाल दी थी कि पिछले 3 साल से मैं ईद ही दे रहा हूं बच्चों को जाके, अब ये वाली जो ईद आ रही होगी बच्चों के दिल में क्या होगा? वैलिड एक्सपेक्टेशन। क्या मैंने करंट स्टेटमेंट दी? क्या मैंने वेबसाइट पे लिख के लगाया? मेरी पास प्रैक्टिस थी और उसको मैं ऑनर भी करता आ रहा हूं। अच्छा, अब नेचुरली कोई लॉ नहीं है, बच्चे कोर्ट में नहीं लेके जा सकते मुझे, लेकिन बच्चे ये जरूर कहेंगे चाचू चेक करो ना, मामू पढ़ा आया, हाँ ईदी खा गया हमारी बच्चों की। अब मुझे शर्म सी महसूस होगी है, तो मैं क्यों ना पे कर दूं इस शर्म से बचने के लिए। ये शर्म से बचने वाली ऑब्लिगेशन है ना, ठीक है। तो पास्ट प्रैक्टिस थी और अगले दिन में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी है, तो फिर मैं भी लाइबल फील कर रहा हूँ। ईद पे जाने से पहले मैं अकाउंटेंट कहूंगा यार को नवे नोट करो लाभ दो, बैंक वालों को फोन करूंगा यार बच्चों को ईदी देनी है, ठीक है, बंदोबस्त कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं इसलिए एग्जाम्पल में नहीं डाल सकता कि अभी आप दरम्यान में, ठीक है, ये बहुत मुश्किल फेज है, अल्लाह आपको जल्दी इससे निकाले। हम भी निकल आए, हम भी इधर थे। ये वो टाइम होता है जो तो लबड़ी बंद हो जाती है, थड़ने बच्चे मंगन लग जाने नहीं दी, कोई बात नहीं, ये हर एक पे आता है वक्त, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा इंशाल्लाह। खैर मैं क्या कह रहा था, अगर
हर दफा मैं जाके घर पे गांव पहुंचता हूं, मैं ऐलान करता हूं गाड़ी से उतरते ही, जनाब ओ बच्चों, चाचू, मामू, आज सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चे आ गए, सारे बहनों भाइयों के बच्चे सारे आ गए, ठीक है। अब बड़े खुशी मिले, जब फिर आ रहे हैं, इस दफा बच्चों मैं आप लोगों को ईदी दूंगा। साधु से कह रहे हैं पिछली बार भी आके ऐसे ही कहा था, बाद में मिलता ही कोई नहीं है। उससे पिछली बार भी मुझे याद है, तुम तो छोटे थे, इन्होंने कभी भी नहीं दी, इन्होंने ईदी, ऐसे ही करते हैं। तो अब क्या मेरी ये करंट स्टेटमेंट क्या मुझे ऑब्लिगेशन फील कराएगी? मैनू भी विचों पता है मैं किड़े देने पैसे, ठीक है। तो मकसद दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है किसी वजह से, इन 3 कामों की वजह से, प्लस अगलों के दिन में वैलिड एक्सपेक्टेशन आ गई है, तो फिर आप एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, मैं अपनी एंट्री करके जाऊंगा यहाँ लाहौर से निकलते हुए, ईदी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर ईदी क्रेडिट। अब प्रोविजन क्यों? चलो टाइमिंग तो ठीक है, एक दिन पहला ईद वाला चलो कोई रहेगा, दूसरे दिन अमाउंट का नहीं पता ना, बच्चे ज्यादा टकर जाएं, घट टकर जाएं, बच्चे 100 में राजी ना हो, कहे नहीं हमने तो चाचू इस बार 200 लेना है, 200 का जमाना है, कोई 500 चलेगा, 500 चाचू पिछली बार भी 500, तो आप बात समझ आ रही है ना। तो भाई टाइमिंग अगर अनसर्टेन ना हो तो अमाउंट अनसर्टेन हो जाए, तो आज ही एक्सपेंस बुक करें, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, आज ही एक्सपेंस बुक कर लिया, ये थोड़ा समझाने के लिए। अच्छा अब आते हैं स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट डिराइव्स फ्रॉम एन एंटिटीज एक्शंस वेयर बाय एन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश्ड पॉलिसीज या sufficiently specific current statement। ये 3 किए हैं, ठीक है। The entity has indicated other parties that it will accept certain responsibilities। मैं ईदी दूंगा, हम रिश्ता करेंगे, ठीक है। करंट स्टेटमेंट थी उनकी, लेकिन साथ दूसरी शर्त क्या है? एज अ रिजल्ट मामू को पता भी चल गया, एंटी हैज क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन पार्ट ऑफ those other parties that it will discharge those responsibilities। तो दोनों शर्तें पूरी हुई, तो फिर क्या बन गया? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप प्रोविजन को बुक कर लें, ओके, सही है। अब कहानी पूरी हुई। तो पहली बात ये यहां से शुरू करता, प्रोविजन कब रिकॉर्ड करना है? जब एंटिटी की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, चाहे वो लीगल है चाहे कंस्ट्रक्टिव, ड्यू टू पास्ट इवेंट। अब पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट क्या है? धमाका हुआ, आग लग गई फैक्ट्री में, बंदे जख्मी हो गए, पास्ट इवेंट ये था, और अगलों ने केस कर दिया, कोर्ट से नोटिस आ गया, नाउ दिस इज लीगल ऑब्लिगेशन। या आपने वेबसाइट पे लिख के लगाया हुआ था किसी को भी नुकसान पहुंचे हम उसको इस तरह से हेल्प करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव, लीगल लॉ में नहीं हो, यहां पे जो मर्जी कर दो, लेकिन आपने खुद एक स्टेटमेंट दे दी, या आग लगने के बाद आप आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने आगे कहा हमें पता है बहुत नुकसान हुआ है, पूरी कोशिश की हुई थी, सेफ्टी इक्विपमेंट भी ठीक थे, फिर भी हम इस दुख की घड़ी में अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हैं, उनके घर वालों के साथ हैं, तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम ऐसे ऐसे हर फौत होने वाले को इतना और हर जख्मी होने वाले को इतनी हेल्प करेंगे। अब ये क्या है? करंट स्टेटमेंट है, और अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी है, लॉ में नहीं भी था तब भी आपके ऊपर ये अब प्रोविजन बन गई, अब आपने आके ऐलान कर दिया, ठीक है ना। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, फिर ये पहली शर्त है। पहली बात तो ये ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, लीगल या कंस्ट्रक्टिव। दूसरी बात क्या है? प्रोबेबल है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। प्रोबेबल मतलब मोर देन 50%, हाई चांस, मोर देन 50% भी इसको कहते हैं, हाई चांस, हाई का मतलब ही यही है, मोर देन 50%, ठीक है। और तीसरी बात, वकील साहब कितने को पैसे देने पैणगे? मेरे ख्याल से ना जी, क्योंकि वकीलों का तजर्बा है, इस तरह केसेस देखते रहते हैं, मेरे ख्याल से जी कोर्ट जो है ना, अगर आपने खुद से नहीं भी कहा तो भी कोर्ट ने इतनी डैमेजेस हर एक को दे देनी। अब है तो ये एस्टीमेट ही ना, यार वकील कसम भी उठा ले, वकील ने तो ही फैसला करना, जज नहीं करना है, ठीक है। तो एस्टीमेट है रिलायबल। अब यहाँ पे क्या है? अब टाइमिंग भी अनसर्टन है, पता नहीं कब केस खत्म होगा, अमाउंट भी अनसर्टन है, लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई है, केस हो गया है, केस तो चल पड़ा है ना, ड्यू टू वो धमाका तो हमारे साल में हो चुका हुआ था, ठीक है। अब ईयर एंड आ गया, धमाका हो चुका हुआ है, केस हो चल रहा है, ठीक है। अगली बात, प्रोबेबल है पैसे देने पड़ेंगे। वकील साहब कह रहे हैं भाई भाईजान पैसे तो देने पड़ेंगे, ये आपके एंड पे आप नेग्लिजेंट तो हैं, पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाई चांस है पेमेंट होगी, लेकिन क्या है? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता,
तो रिलायबल एस्टीमेट वकील ने अगर दे दिया, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है, तो ये 3 शर्तें पूरी होने पर आप प्रोविजन को बुक कर लें, यानी डबल एंट्री कर लें। यही बात ज़रा सादा अल्फाज में यहाँ लिखी गई थी। डबल एंट्री कब करनी है? जब सारे क्राइटेरिया मीट हों, पेरेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, प्रॉबेबल आउटफ्लो हो और रिलायबल एस्टीमेट निकाला जा सकता हो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, और अगर ये कंडीशंस ना मीट हो तो प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड को कहीं और भी ये बात करता है कि प्रोविजन को रिकॉर्ड करो ना तो साथ ही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दिए करो। यहाँ पे लिखा हो, वैसे लिखा हो वैसे, वो ये कि अब आपको पीएनएल में यूजर को नजर आ रहा है एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर लिटिगेशन क्रेडिट। अब बताओ ना यार, काहे का केस चल रहा है, यूजर को बता दो थोड़ा सा। तो जनरल डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देते हैं। ठीक है, फैक्ट्स फिगर्स को बताते हैं, जी हुआ था क्या, वो जी आग लगी थी फैक्ट्री में तो 10 लोग जख्मी हो गए थे, 4 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे, चल बसे थे, तो उन लोगों की फैमिलियों ने और जख्मियों ने खुद केस कर दिया। तो ये केस चल रहा है और वकील साहब कह रहे हैं कि जी इतने इतने पैसे हर बंदे को देने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से हमने ये एक्सपेंस बुक किया और प्रोविजन में रखा है। अब देखें फिर क्या बनता है, तो बताएं अपने यूज़र को। ठीक है, अच्छा अगली बात नहीं, पिछली बात, ये बात मैंने आपको पहले यहाँ से पढ़ाई थी, अब मैं ज़रा इसी को ही लेकर चलना चाह रहा हूँ आगे। लायबिलिटी साइड की बात की थी, ये सारी बात हमने कर ली कि अगर आप लायबिलिटी साइड कहते हैं जी आपके खिलाफ केस हुआ। ठीक है, ये क्या है जी, आपके खिलाफ केस हुआ। आपके खिलाफ अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो यूँ कह दे, तो मैं हमारे खिलाफ केस हुआ। अब ठीक है, हमारे खिलाफ केस हो गया जी। अगर हमारे खिलाफ केस हुआ है तो 3 शर्तें पूरी करा लो तो प्रोविजन बुक कर लो। कौन सी? ये जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, धमाका हो चुका है हमारे साल में, तो हमारे साल में एंट्री करने की इजाज़त है। और आउटफ्लो प्रोबेबल है, प्रोबेबल मतलब मोर देन 50%, मोर लाइकली देन नॉट, होने के चांस ना होने से ज़्यादा हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़, वकील साहब रिलायबल एस्टीमेट भी दे पा रहे हैं कि जी इतने इतने पैसे देने पड़ सकते हैं। वकील ही बताएगा ना रिलायबल एस्टीमेट। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होता है उस काम का वही बताता है। तो रिलायबल एस्टीमेट भी है, अगर ये है तो रिकॉर्ड कर लो प्रोविजन, पास जर्नल एंट्री, और दूसरी बात डिस्क्लोज भी कर दो उसको। जनरल डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है बताऊंगा। ठीक है, और सही है। अच्छा अगली बात, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट भी है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, लेकिन वकील साहब कह रहे हैं यार ऐसा केस ना पैसे तो देने पड़ेंगे, नजर आ रहा है, वकील साहब से पता लग रहा था, बड़े परेशान है लोगों को देख के हालात उनके जो तुम लोगों ने किया, लेकिन ऐसा केस कभी पहले सामने आया नहीं, तो वे कुछ कह नहीं सकता कि कितने पैसे होंगे, यानी रिलायबल एस्टीमेट नहीं है। या रिलायबल एस्टीमेट तो है लेकिन वकील साहब कहते हैं मुझे लगता है कि लेस देन 50% चांस है कि आपको पे करना पड़ेगा। एक चीज, रिलायबल एस्टीमेट ना होने की वजह से वो फिगर कोई नहीं है कि एंट्री कर सके, या रिलायबल एस्टीमेट तो है लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है बल्कि आउटफ्लो पॉसिबल है। पॉसिबल कहते हैं हाँ ऐसे ही है, मैं उसको यूँ लिख देता हूँ जीरो से, बल्कि यूँ लेस चांस। पॉसिबल किसे कहते हैं जी? लेस चांस को। लेस चांस का मतलब लेस देन 50%। हाँ ये भी चले कर देते हैं, अगली बात ये लिख लेते हैं। ठीक है, लेस देन 50% है, लेकिन अगला उसने क्या लिखा हुआ है? रिमोट, मतलब ना होने के बराबर चांस क्या होता है? 5%, वो ना होने के बराबर है। तो फिर यूं कह देता हूं मैं कि 5% से 50% है। बिल्कुल ये तो नहीं है कि कोई नहीं है, पक्की बात है, हो ही नहीं सकता, लेकिन इतनू सा भी चांस है। वकील साहब कसम भी उठा दें तो हम क्या कहें, फैसला तो जज ने करना है। इतनू सा भी अगर आपको लगता है, शक है कि जी नहीं केस हमारे खिलाफ हो सकता है, हो जाए, तो फिर भी क्या करना है? अब डिस्क्लोजर देना लाजमी है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर कब देना पड़ा? पहली 2 शर्तें पूरी हो गई थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट भी था, आउटफ्लो प्रोबेबल था, लेकिन तीसरा जो था वो नहीं पूरा हो पाया। जब तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई तो अमाउंट ही नहीं है, अमाउंट नहीं है तो फिर एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट किससे करें? वो फिगर नहीं है तो फिर क्या करें? जनरल एंट्री तो कर ही नहीं सकते, तो फिर सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे कि जी ये हुआ है और रिलायबल एस्टीमेट को नहीं लग पा रहा, तो इसलिए ये आपको हम बताए देते हैं।
ठीक है। और दूसरी केस में आउटफ्लो ही प्रोबेबल नहीं है, बल्कि आउटफ्लो क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो जब आउटफ्लो पॉसिबल है और वो कंफर्म होगा बाय अ फ्यूचर इवेंट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वकील साहब के कंट्रोल में नहीं है, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, जज साहब के पास है वो फैसले का हक। ठीक है, तो फिर क्या करें, तो भी जनरल एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर देंगे, डिस्क्लोजर। ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं स्टैंडर्ड को, बड़े मजे का स्टैंडर्ड है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर आउटफ्लो ना होने के बराबर है, रिमोट है, लेस देन 5%, ये सारी अकाउंटेंट्स की अपनी इख्तरात हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ने तो बस ये अल्फाज यूज़ किए हुए, प्रोबेबल, पॉसिबल या रिमोट। ठीक है, तो बात लेस देन 5% हो तो नो जर्नल एंट्री, नो डिस्क्लोजर, डू नथिंग, नो जेई, नो डिस्क्लोजर। जब पेमेंट ना होने के बराबर चांस है कि कोई पेमेंट, यानी आपके हारने का चांस ना होने के बराबर है, तो यार फिर खामखा यूजर को क्यों परेशान करना डिस्क्लोजर दे के। ठीक है ना, सही है। चलें जी, लायबिलिटी साइड तो हो गई कंप्लीट। अब जरा आ जाएं, कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाले सवाल मैंने आपको कहा था आपने होमवर्क में करने हैं, पता नहीं आपने किए या नहीं किए जी। कितने बच्चों ने ट्राई किया? अभी देखना, जो मैंने बताया था आज से 15-20 दिन पहले बता दिया था, वो हुआ होगा। कंसोलिडेशन का सवाल कितने बच्चों ने ट्राई किया? अब देख लो ये हाथ तकरीबन सारे ही खड़े हो गए। IS 37 के सवाल लिख के कितने बच्चों ने किए? एक भी नहीं। लेकिन तुम गोस्ट ऑफ लेग्स हो, तो फिर मैं भी टॉक्स से नहीं मनाऊंगा तुम्हें, मैं भी फिर लेग्स से ही मनाऊंगा तुम्हें। इंशाल्लाह करते हैं आपका बंदोबस्त, बस तो बंद करते हैं। एग्जाम्पल 1 जी, मैं असल में इनको ज़रा फिर क्विकली पढ़ना चाह रहा हूँ, इसका सोल्यूशन मैं कहूँगा यहीं से याद कर लो। मेरा दिल है प्रोविजन, एक सवाल प्रैक्टिकली देखते हैं, उसमें प्रोविजन कैसे लिखते हैं उसके बारे में ज़रा ये लिखना सिखा दो, क्योंकि इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ज़्यादा गंभीर है। और ज़्यादा गंभीर मसला क्या है, गौतम गंभीर नहीं, गंभीर मसला क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा पास पेपर्स ऐसे ही ज़रा मेरा दिल किया एक नज़र तो मार है भाई, जो करने निकले हैं पता तो हो उसमें होना क्या है। चैप्टर शुरू कर दिया, पता ही कोई नहीं है पास पेपर में कैसे टेस्ट करता आया पेपर्स में। ठीक है, तो आपको मैं सवाल पढ़ के, रिक्वायरमेंट सिर्फ पढ़ के दिखाता हूँ। ऐसे ही मैं शुरू से शुरू हो गया। पहला सवाल, हाय हाय, डिस्कस, कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारी एंट्रीज, अगर अंग्रेजी लिखनी नहीं आई, दोनों सूरतों में नुकसान है। बहुत ज़्यादा लिखोगे टाइम ज़ाया हो गया। ठीक है, मतलब की बात पता नहीं उसको करोगे भी या नहीं। कम लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो डिस्कस करना है, प्रैक्टिस से ही आएगा। IS 38 के सवाल याद करते हुए कितनी मुश्किल डेप्थ पड़ती थी आप। FR 1 में गवर्नमेंट ग्रांट के कुछ क्वेश्चंस आए थे डिस्कस करने वाले, या ICAP थोड़ा बहुत पूछने लग गया डिस्कस वाला, कैसे डेप्थ पड़ी होती थी आप। दूसरा सवाल डिस्कस, तीसरा सवाल डिस्कस। अच्छा, नंबर भी देखते जाओ साथ साथ, ये ना हो आप इजी लो इसको। हाँ चल खैर है, छोड़ देंगे अपनी तरफ से, तू 2-4 छोड़ देंगे वरना छोड़ देंगे, अपनी तरफ से 2-4 छोड़ देंगे। ये कितने नंबर है जी? ये जनाब 10 और 4 14, फिर 4 4 8 और 5 13, डिस्कस। फिर तीसरा सवाल स्प्रिंग 19 में 12 नंबर का, डिस्कस। चौथा सवाल स्प्रिंग ऑटम 18 का, 12 नंबर, डिस्कस। मैं सारे दिखाऊंगा आज। नाबा पावर, अच्छा ये सवाल ना कुछ टूट के वहाँ एग्जाम्पल्स में भी हैं जहाँ पे करेंगे, जब वहाँ कर लेंगे तो फिर यहाँ पे उनको टिक कर लिया करेंगे आके। बट ये सवाल सारे इकट्ठे नहीं ना कर सकते। मैं क्वेश्चन 1 शुरू करो, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट रिस्ट्रक्चरिंग पड़ी होगी, एक एडजस्टमेंट में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा, एक एडजस्टमेंट के अंदर रीइंबर्समेंट पड़ी होगी। तो ये अलग अलग पढ़ते आएंगे, जब सारे सीख लेंगे कॉन्सेप्ट्स, तो फिर पास पेपर पे जब आएंगे तो जितने पार्ट्स पास पेपर के डिस्कस हो गए वो टिक हो जाएंगे, बाकी सारे सारे सवाल फिर किया करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डिस्कस 4 ओए होए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 16, 5 10 15, डिस्कस। 7वां सवाल 12 नंबर, एक्सप्लेन। 8वां सवाल 4 5 9 और 4 क्या है, डिस्कस। क्या है, और लब्बो कोई एंट्री, लब्बो, डिस्कस। 13 नंबर डिस्क्राइब,
10 नंबर। टेरिफिक स्प्रिंग में आया था 13 में। स्टेट हाउ अबव मैटर्स शुड बी ट्रीटेड। वॉलनट स्प्रिंग 12। डिस्क्राइब 16 नंबर। मारे गए भाई 16 नंबर। एडवाइज मारे गए भाई। अटक 11 नंबर। स्टेट हाउ अबव इवेंट्स। अब रिसेंट वाले कहाँ गए, ऊपर तो थे, नीचे वाले कहाँ गए। ऑटम 14 नंबर। डिस्क्राइब ये करीम लिमिटेड आई थिंक कर लिया था हमने, नहीं तो अब हो जाएगा। डी कमीशनिंग है इसमें जर्नल एंट्री अल्लाह अल्लाह करके आएगी। और ये कौन सा है, वही डी कमीशनिंग जो हमने किया था, चेक कर लो, ये लिखा हुआ है यहाँ, ये डी कमीशन द प्लांट और रेट सारा कुछ ठीक है। 17 ये कर लिया था सवाल, ये किए हैं सवाल यार। ये आतिफ अनवर, ये मैंने आपको हैंड आउट में शायद दिए थे, ऐसे ही है, ये सवाल किए हुए हैं, ये सवाल किए हुए हैं। आतिफ साहब जब वापस आए थे लीव से, याद करो ईद से पहले करवाए थे, तो डी कमीशनिंग में कोई मसला मसाइल था, ये सवाल हमने ईद से पहले किए थे। एनीवेज मार्च 20 में 8 नंबर का। फिर 18वां सितंबर 20 में इन द कॉन्टेक्स्ट डिस्कस 7 नंबर का सिर्फ आया, बड़ी माफ़ी दी इसने। और 21 में माशाल्लाह सिर्फ 8 नंबर का, लेकिन डिस्कस, फिर गल वध गई है दोबारा। 21 में 15 नंबर का डिस्कस। 22 में 8 नंबर का प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्री। शुक्र है 2 हैं सिर्फ अभी तक। 21 सवाल हो गए और 2 में एंट्रीज मांगी। और तुसी सिर्फ एंट्रीज करो, लिखे बगैर जा रहा नहीं, और नंबर देख रहे हो कितने, तो ये फेल करा देता है टॉपिक आपको, अच्छा भला पास होता। आप कंसोलिडेशन को कंपेयर करके देख लो, एक चीची पीची भी करके आपने देखा है, पर नहीं मानेंगे। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, शुक्र है, लेकिन इसमें भी वही है, डी कमीशनिंग है, ये भी शायद किया हुआ, नहीं तो कर लेंगे जी। सितंबर 23 13 नंबर का डिस्कस। ओ मुक जाओ यार, बस कर दो यार, हर सवाल हर अटैम्प्ट में ही आए होते हो तुम, हर अटैम्प्ट में ही आए होते हो। 5 और 4 9, 9 और 6 15। आइडेंटिफाई वेदर ये नीड्स टू बी मेड फॉर अबव मैटर्स प्रोविजन बनानी है, वही डिस्कशन। और बस कर दो यार, सितंबर 24 में भी आ गए हो तुम 16 नंबर के। फिर डिस्कस ना यार, तुम पिछली अटेम्प्ट में भी आए हो 15 नंबर के। ओह माय गॉड, डिस्कस। अब तुम लोगों की मर्जी है, ठीक है, ना लिखना, ठीक है, ना लिखना, जो मैं सिखाऊंगा लिखाना, ना लिखा करना, ठीक है। पर्चे में भी फिर ना लिखना, पर्चे में फिर सर सैयद वाले नोट लिख के आ रहे होते। एग्जाम्पल 1, सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, मजमून लिख के आना ना किसी बच्चे को कहा। हाँ जी, समझ आ जाता है ना, असल में मसला ये है कि ये समझ आ जाता है, स्टैंडर्ड आसान है। शुरू करें जी। जी लिमिटेड ओन्ड अ रोड टैंकर दैट ओवरटर्न, उल्ट गया इन दिसंबर X3, दिसंबर में उल्ट चुका है, ये पास्ट इवेंट होना है। ड्यूरिंग अ बुरा बारिश तूफान, द टैंकर स्पिल्ड इट्स कॉन्टेंट्स, सारा केमिकल वगैरह उसका वो साथ ही दरिया सवात बह रहा था, ये सवात के पहाड़ों से उतरता हुआ आ रहा था, तो वो पता ही आपको आजकल थोड़ा सैलाबी सूरत हाल है, तो ये ट्रक उलट गया और इसका सारा वो खतरनाक केमिकल जो है वो लोकल रिवर में चला गया। पाकिस्तान है बाबा, नो लीगल ऑब्लिगेशन टू क्लीन द रिवर। बंदे मरते हैं तो मरते रहे, इनको क्या परवाह है जी। हाँ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। हैज़ नो पब्लिश पॉलिसी, ना ही जी ने कहीं पे लिख कर लगाया हुआ है कि कोई गंद डालेंगे तो हम सफाई भी करेंगे, टू रिहेबिलिटेट द एनवायरनमेंट, एंड हैज़ नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट, और उन्होंने कोई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कोई अच्छा कदम नहीं उठाने की कोई इरादा भी नहीं किया। अच्छा खैर, इरादा किया है। इट इंटेंड्स टू क्लीन अप द रिवर एंड हैज़ बीन एबल टू कैलकुलेट रिलायबल एस्टिमेट। चलो जी, हो गया। लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, रिलायबल एस्टिमेट भी आ गया। अब देखो शर्तें पूरी कराओ, ये पास्ट इवेंट है, ठीक है, इसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं बनी, कंस्ट्रक्टिव बन सकती है। और आउटफ्लो प्रॉबल है, जाहिर है सफाई करानी पड़ेगी दरिया की, तो खर्चा तो होगा, मशीनें मंगवाओगे, बंदे आएंगे और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा, सफाई कराने पे खर्चा तो होगा, और उसका रिलायबल एस्टिमेट भी आ गया है। तो रिलायबल एस्टिमेट भी है, प्रॉबेबल आउटफ्लो भी है, लेकिन पास्ट इवेंट भी है, उसकी वजह से जो ऑब्लिगेशन बनती है, पास्ट इवेंट तो क्या है, ट्रक का उलट जाना। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में लीगल तो नहीं है, क्या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन रही है? यस, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि आपने इरादा कर लिया है सफाई करने का।
इरादा कर लिया था अम्मा अब्बा ने, क्या कोई ऑब्लिगेशन बनी थी? ऐसे याद रहता है। तुम्हारी वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप होना ये मसला नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे ही है जैसे इन डायरेक्टर्स ने आपस में बैठ के मशवरा किया, यार बहुत गंद डाल दिया है, कोई नहीं यार सफाई करा देते हैं। तो ये ऐसे ही बात हो रही थी घर पे तुम्हारे, ठीक है ना। अगलों को नहीं पता लगा, आपने कोई ना पब्लिश स्टेटमेंट दी है, ना स्टेटमेंट दिया, ना कोई पब्लिश पॉलिसी है, ना कोई पास प्रैक्टिस है, लीगल वैसे कोई नहीं था। तो इसलिए सादा सी बात बोलूंगा, याद रहेगी जिंदगी में, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड। आपका इरादा है तब तक ऑब्लिगेशन नहीं। तुम किसी भी तरह से ये बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते ना अगले घर में, हैं, तो तुम्हारा काम हो गया था, ठीक है। क्योंकि फिर मजबूरन फिर इनको सोचना पड़ता माँ बाप को, यार नहीं अब तो आगे तक बात पहुंच गई है, अब अच्छा नहीं लगता, वो क्या सोचेंगे, ठीक है। तुम्हारा काम हो जाना था तो मुझसे पूछ लेते पहले। खैर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा जी, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस। इंटेंशंस आर, बड़े मजे का स्टैंडर्ड लग रहा है वैसे, मुझे मजा ही है वैसे, यकीन मानो, समझ भी सारा। यही तो मुसीबत है इसकी कि समझाया जाता है ना, समझ आ जाता है। 2-4 बातें उसमें मैं याद खुद ही करवा देता हूँ, ये पॉइंट तो याद भी, वो भी मोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन उनको लिखने की जहमत नहीं करते। तो प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट ये 1 हफ्ता कर ले, उसके बाद ये 15 में से भी 10 नंबर पक्के। ये भी मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस के बाद, वरना इतने भी नहीं आते। 15 में से 10 नंबर पक्के इंशाल्लाह। सिर्फ 1 हफ्ता एफर्ट करनी है, ये जो चल रहा है ये, ठीक है ना। ओके, वैसे तो अभी पहले 1 हफ्ते में, अगला 1 हफ्ता पूरा सिर्फ ये प्योरली चलेगा ना, उसके बाद फिर ये चलता ही रहता है। फिर ये पार्ट बी में चलता है और साथ साथ रोज़ चलता है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स के अंदर फिर किसी दिन पूरा सवाल बड़ा करना होता है और हर रोज़ वो नहीं करना होता, तो फिर हम साथ साथ इसको भी चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा मिलता है। इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड। क्योंकि अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप होना भी ज़रूरी है। पास्ट प्रैक्टिस हो, पब्लिश पॉलिसी हो, या सफिशिएंट करंट स्टेटमेंट हो, ये एक चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो, ठीक है। अच्छा जी, इवेंट इज एन एक्सीडेंट सिंस इट हैपेंड बिफोर ईयर एंड इट इज हाउ नो सिंस देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, पब्लिश स्टेटमेंट नहीं हुई। और यार ये इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, नो प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड। मैं देखता हूँ इन दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर हुआ। वैसे एक और बात भी बताऊँ आपको, एक बड़ा कीमती सफ़ा है आपके पास, जिसको हम लेके साथ साथ चलेंगे, ताकि साथ साथ तो चलेंगे लेकिन नज़र आएगा तो। ये सफ़ा बहुत कीमती है। ये सफ़ा जो है, ये आपने बिल्कुल भी अभी नहीं खोलने की ज़रूरत, आपको आपने देखना है तो 352 पे होगा, जिसमें देखो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अभी अभी हमने देखा कि जो केस है उसमें क्या है, ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो जुमला यूं लिखेंगे, ये यहाँ से उठाया, ठीक है। द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट, ऑब्लिगेशन थोड़ा बहुत तो चेंज कर लोगे ना, फॉर पेमेंट ऑफ क्लीनिंग एक्सपेंसेस इज नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये एक ही लाइन में लिख देना सीधा, नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, एज द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन एंड नो फॉर्मल अनाउंसमेंट हैज बीन मेड दैट क्रिएट वैलिड एक्सपेक्टेशन, देयरफॉर नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। क्योंकि प्रोविजन की पहली शर्त ही क्या थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना। ऑब्लिगेशन ही नहीं बनी, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आके वो बात पता लगती है आपको कि इसीलिए FAR 1 में कहा जाता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अभी हाथ में ही हैं 20 की, लेकिन 20 का फाइनल डिविडेंड 20 में रिकॉर्ड नहीं करना, 21 में करना है। क्यों? क्योंकि आप फरवरी मार्च 21 में बैठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करते हैं डायरेक्टर्स, तो उस वक्त अनाउंस करते हैं डिविडेंड। तो अनाउंसमेंट के साथ उसकी लायबिलिटी है, सिर्फ डिस्क्लोजर देना, यहाँ पढ़ेंगे डिस्क्लोजर लाजमी है डिविडेंड फाइनल का इस साल का, लेकिन इस साल का फाइनल इस साल में पे तो नहीं होता, डिस्क्लोज करेंगे। अनाउंस हो गया, अब अनाउंसमेंट की वजह से, अब वो 20 का साल में तो अनाउंस ही नहीं हुआ था, तो 21 के अंदर जाके अनाउंस हुआ फरवरी मार्च में, तो 21 की लायबिलिटी अब वो जाएगा लिखा हुआ, वो अप्रूव करेंगे और उस हिसाब से फिर पेमेंट होगी, ठीक है। असल कहानी ये, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुई होती ना आपके फाइनल डिविडेंड की उस साल में, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। अब ये बेटा ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं वो वाला सोल्यूशन नहीं पढ़ रहा, अब मैं आपको कल मतलब कि अब ये दिन बीच में आ गए ना, इनमें मैंने चेक करना है, मतलब मंडे को आके, ठीक है। तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं उसमें से पढ़ना है आपने, और पढ़ के इसको सामने रख लें। अभी ये 2 दिन इसको सामने रखना है,
इसको सामने रख के आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। ये 2, 3, 4 बार जब कर लेंगे तो फिर इसको रखने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर ये आदत बन जाएगी, ठीक है। तो यही तरीका है जिसकी वजह से आपको नंबर मिलेंगे, आसानी से मिलेंगे, कम टाइम में मिलेंगे, इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। तो आपने ये सिचुएशन को बस बीच में फिट कर देना, ठीक हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। हाँ जी, कहता है 31 दिसंबर 2014 चल रहा है, इस वक्त साल है हमारा, ये इन्फॉर्मेशन उसी की है। और दिसंबर 14 में सिटीजन कमेटी एरिया की आई है, कुछ लोग शुरफा इलाके के आए हैं, वही स्वात में हम फैक्ट्री अब लगा ली है ना वहीं पे, ठीक है। तो कुछ मशरान आए हैं, मशरान आए हैं कुछ, ठीक है। और उन्होंने आकर क्या कहा है डायरेक्टर्स को कि यार देखो, आपकी जो ये केमिकल उठाए हुए व्हीकल्स गुजरते हैं ना ये हमारी सड़कों से, इनके ऊपर ना सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ, जिस वजह से बहुत ख़तरा है हेल्थ को, रेजिडेंट्स की ख़तरात ला के, ठीक है। और वैसे भी जो धुआं बड़ा छोड़ रहे होते हैं, सुना है आपने पेट्रोल की जगह पे भी अपना केमिकल ही डालना शुरू किया और डीजल की जगह, ठीक है। तो बहुत ना हमारे लोगों की हेल्थ को ना कंप्लेन लॉन्च किया आगे शुरफा ने, ठीक है, कि जी आप इसका कुछ करें। अब वो तो आए, शुरफा थे, आके उन्होंने अर्ज़ की एक बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से। तो डायरेक्टर्स ने कहा, एडमिन वालों ने कहा जी ठीक है, हम डायरेक्टर्स को ये बात जो है वो आपकी रखते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट हेल्ड अ मीटिंग इन दिस रिगार्ड, उनके अदब में रिगार्ड, अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हेल्ड मीटिंग ऑन 25 दिसंबर एंड डिसाइडेड, नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंस्टॉल सेफ्टी इक्विपमेंट इन इट्स व्हीकल। बेटा तो बात अगर इतने प्यार से आगे करे तो माननी भी चाहिए, कोई गैरतमंद आदमी हो आगे से, तो ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया डायरेक्टर्स ने कि जी हम इंस्टॉल कर लेते सेफ्टी इक्विपमेंट, सही तो कह रहे हैं, ठीक है, लोगों की सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। फिर इतने अच्छे मोहब्बत करने वाले इतने लोग हैं, इन्होंने हमें अकोमोडेट कर रखा है यहाँ पर, हम यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं तो उनकी सेहतों को भी ख़राब करें, नहीं, हम डिसाइड कर लिया। लो जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग, ल सुभान अल्लाह, कॉस्ट भी रिलायबल एस्टीमेट भी आ गया, ठीक है। कंपनी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, ठीक है, और कोई पब्लिश पॉलिसी भी नहीं है, ठीक है, कि हम इंस्टॉल करते हैं। लेकिन यार अब डिसीजन तो हो गया ना, ठीक है, डिसीजन तो हो गया ना, सिर्फ इंटेंशन नहीं, इवन डिसीजंस। एक थी इंटेंशन, अम्मा के दिल में थी इंटेंशन, एक था डिसीजन, अम्मा अब्बा ने मिलकर डिसीजन कर लिया था, कम्युनिकेट नहीं हुआ था, तो ऑब्लिगेशन नहीं है। कहता है यार ये तो पक्के ही हो गए ने इस गल ते, नहीं वो पेपर पास करो ना जल्दी जल्दी, ठीक है जी। तो क्या है जी, ये भी यहाँ पर भी मैं ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इंटेंशंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अनलेस कम्युनिकेटेड, ठीक है, यही बात आपने यहाँ पर लिख देनी। ये देखो, बस इंटेंशंस को मैं क्या कर दूंगा, डिसीजन से तब्दील कर दूंगा, इंटेंशन नहीं, इवन डिसीजंस आर नॉट ऑब्लिगेशंस अंटिल कम्युनिकेटेड, ओके। अच्छा, अब इसका जवाब यहां से नहीं देखना, वो बाद में देख लेना बेशक। अब आपने ओपन करना है अपना 327, ले चलो शुक्र है करीब ही था, 327 नहीं था, 300 वाह, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, 25 मुझे लगा था। लो जी, इतना भी करीब नहीं था, आपस की बात है। लो जी, इसमें आपने ये पॉइंट नंबर 4 में आकर ये लिखना है, द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 25 मिलियन इज नाइदर लीगल नॉर, एक ही लाइन में लिखना है, नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव एज द मैटर इज ओनली डिसाइडेड एंड देयर इज नो फॉर्मल कम्युनिकेशन that may create valid expectation, therefore no provision of disclosure is required in this respect। अब ये 2 बार आपने लिख लिया है, तीसरी बार पर्चे में आने दो, फिर मैं देखता हूँ कैसे 2 नंबर का ये पॉइंट हो तो आपको 2 नंबर पूरे ना दे, क्योंकि इसके अलावा क्या लिखना है स्टैंडर्ड की बात। लेकिन अगर आप ये नहीं याद करते, इस तरीके पे नहीं चलते, तो आप लंबी कहानी लिखने बैठ जाओगे। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसको भी तंगी होगी, यार इतनी कहानी लिख दी, गलते से है को नहीं सी, और दूसरा आपका कीमती टाइम ज़ाया हो जाना है जो कहीं और आप लगा सकते थे। तो अप्रोच समझ आइए, ये स्मार्ट अप्रोच है I-37 को करने की। कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, इंशाल्लाह समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन सवाल को यहां से देख के लिखना है। अभी मैं आपको प्रोविजन के सवाल कराने लगूँ, ठीक है, प्रोविजन के सवाल मैं कराऊंगा और मैं ट्री की फॉर्म में बनवाऊंगा।
अब लिखवाऊंगा मैं मंडे को, हो सकता है आके आपको एक लिखवा भी दूं प्रोविजन का, ऐसे ही एक लिखवा दूं रीइंबर्समेंट का, लेकिन फिलहाल मेरी चाहत क्या होगी, ये आप इसको यूज करें। जब प्रोविजन बनने का डिसीजन हो गया तो यहां से देखोगे, और ये अंग्रेजी लिखने की कोशिश जो करनी है, अपनी सिचुएशन को इसमें फिट करना है। ये लिखा हुआ है, ये सारे सवाल जो हैं, फलां सवाल का फलां पार्ट, फलां सवाल का फलां पार्ट, उन सब में ये जुमला लिखना है। यानी प्रोविजन जब कहीं पे आनी है आपने ये जुमला लिखना है, अपनी सिचुएशन को फिट कर लेना है। फिर आप लिख कर आएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा देख लूंगा बेहतर तरीके से, अगर मैं लिखवाऊँ एक आधा तो आपको अच्छा लगे तो वो देख लीजिएगा। तो अब प्रोविजन मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोविजन लायबिलिटी साइड पूरी बता चुका हूँ कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टीमेट है, आउटफ्लो प्रोबेबल है, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एंट्री कर लो, रिकॉर्ड कर लो प्रोविजन, और डिस्क्लोजर भी दे दो। और अगर एस्टीमेट रिलायबल नहीं है या आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है बट रिमोट नहीं है, ऐसी सूरत में जर्नल एंट्री ना करो, सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो, और इस डिस्क्लोज करते हम कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर। प्रोविजन नहीं है, ये क्या है, ये अब समझ आ रहा है वो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्डेड ही नहीं थी, सिर्फ डिस्क्लोज होती है, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब किसी इवेंट के ऊपर, फैसले के ऊपर लायबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी, फैसला सही भी आ सकता है, नहीं भी, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना है, उसके बारे में क्या बताना है, ये बात है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, हर जुमले में लिखना है, ऐसे लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आपने लिखना है। मैंने तो अभी ट्री बनाना है, मैंने एक सामने आपके सिचुएशन लिखनी पढ़नी है, सवाल है, उसमें ट्री बनाना है। हाँ बच्चों, दिस इज प्रोविजन, दिस इज, जैसे मेरा वो टेबल बना हुआ था, दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, दिस इज नथिंग। अब आपने उसको उतारना है इसमें, क्योंकि इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब अभी मैं बताता हूं आपको कैसे मैं कहना चाह रहा हूं। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले पोर्शन के बारे में ये 2 लाइनें लिखनी है, वो अमाउंट मेरे ट्री में लिखी हुई होगी, क्योंकि देखो मैंने तो लिखवाना है, मेरा दिल है एक आधा लिखवा दूंगा, लेकिन मसला ये कि मेरे लिखवाने से कोई फायदा नहीं होना। हाँ, एक एक सिचुएशन समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह समझाऊंगा, बट आपको फायदा किससे होगा, समझा दिया, कॉन्सेप्ट आ गया, सिर्फ 2 दिन ये वाले जो आपको अल्लाह ने दिए हैं ना, इसमें IAS 37 तैयार हो जाएगा, आपका दिन तरतीब का पता लग जाएगा आपको, अगर आप सिर्फ ये 2 दिन इनको सामने रख कर लिख लें बस, ठीक है। तो जैसे आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी उसके बारे में लिखोगे, फॉर एन अमाउंट ऑफ लेट्स से 15 मिलियन, it is possible that outflow will be required, therefore a contingent liability will be disclosed in notes to the financial statement। ये मैं आपको कल ऐड कर लूँगा, in notes to the financial statements giving brief description of events and estimate of financial। प्रोविजन के बारे में ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, इस अमाउंट की क्या बना लो, शुड बी रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन बिकॉज रिपोर्टिंग डेट पर पेमेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, और रिलायबल एस्टीमेट है, और आउटफ्लो प्रोबेबल है, वो बता रहा होगा वकील, ठीक है। तो आप इतनी प्रोविजन बना ले, कोशिश करना इसको सामने रखना है, इससे अच्छा लिख सको तो यू आर मोर देन वेलकम, बट इतनी ही लाइनों के अंदर अंदर लपेटना है। यानी प्रोविजन के बारे में आप यूं लिखा करेंगे कि फॉर एन अमाउंट ऑफ इतने रुपए a provision is required to be made because there is a present obligation due to past event, which in this case is ब्रैकेट में लिख दोगे, let's say explosion, फैक्ट्री में धमाका हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद outflow is probable as told by our legal advisor and reliable estimate of इतने is also being डिस्क्राइब्ड बाय दैट, वो जो जुमला लिखा होगा उसके अंदर फिट कर देना। ये 3 बातें पूरी करनी है, 3 शर्तों की बात भी आ जाए और साथ बोल दो कि जी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। ये 1-2 सवालों के अंदर मैं खुद लिखवा दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल जरा तशरीफ की टोकरियां लेकर आइए। ये कुछ चीज़ें बीच में अहम थी, ये मैंने करानी थी, ठीक है, लेकिन मैं ना फिलहाल ये फ्यूचर इवेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसिड क्या है, ठीक है, ये करते हैं इंशाल्लाह। बट मैं 5 और 6 इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ, ये 2 सवाल आपको करवाने में, ठीक है। वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो एसिड साइड भी साथ ही कर लेना, 6 भी करके फिर छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग, हाँ रीइंबर्समेंट की भी नियत की थी, लेकिन बस मसला सिर्फ यही हुआ ना, कंसोलिडेशन पे मैंने 15 मिनट सोचे थे ना, तो उस पर तो घंटा लग गया। कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। इधर देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू जामिल लिमिटेड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14, पेज नंबर है 331, ये इस टेबल से आगे, ठीक है। ऑन 20 दिसंबर 14, साल खत्म होने से 10 दिन पहले,
ZL लॉन्च्ड अ क्लेम ऑफ 10 मिलियन। ZL ने किसी के खिलाफ केस किया। अच्छा, पहले 6 पे आओ। क्वालिटी ये करना है, वो भी पहले 6 पे आओ। क्वालिटी गारमेंट्स इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ड्यूरिंग मई 14 आग ब्रोक आउट इन वन ऑफ इट्स यूनिट्स which resulted in deaths and severe injuries to a number of workers। फौतगियाँ भी हो गई, जख्मी भी हो गए। एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन, अच्छा अब देखो हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 14। ईयर एंड से पहले आग का लगना ज़रूरी है। IAS 10 पढ़ेंगे एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है ना। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में हो तो हम कौन कौन से इवेंट्स को ले सकते हैं जिनमें पास इवेंट हमारे साल में हो चुका हो। तो फिलहाल सादा बात, आग का लगना हमारे साल में ज़रूरी है, ठीक है, ये पहली बात है फिलहाल। अब आग हमारे साल में लगी, केस चाहे 30 जून से पहले आ गया चाहे 30 जून के बाद है, लेकिन अभी हमारे हाथ में ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो बात मैटर नहीं करती, उसको बाद में देखेंगे। IAS 10 पढ़ाना है अभी, इसके साथ ही मिक्स होता है, ठीक है। अब 30 जून 14 पर ये इश्यूज हैं जी इस फायर से रिलेटेड। क्या जी, फैमिलीज ऑफ सर्टन फौतशुदगान have filed compensation claims amounting to 60 million। हाँ जी, तो क्लेम क्या आ गया जी, क्लेम सर्टन लोगों ने कितना क्लेम किया हुआ है, 60 मिलियन, ठीक हो गया जी। अच्छा, अगली बात, मांगने वाले तो मुंह खोल के मांग लेंगे। अ गवर्नमेंट एजेंसी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 35 फॉर नेग्लिजेंस ऑन पावर। हुकूमत भी ना आ गई, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी एक और क्लेम भी है, कितना, 35 मिलियन। ये गवर्नमेंट एजेंसी ने भी आके, जी आप लोग हैं ही ऐसे, हैं ही ऐसे, आपका कसूर है, आपकी वजह से हुआ है, आप लोग भी ऐसे हुए हैं ही ऐसे आप, ठीक है। अच्छा, QGL's lawyer anticipates that company would have to pay 20 million and 10 million to settle the claims and penalty। अब रिलायबल एस्टीमेट कितना है, कहता है जी कि 20 मिलियन के बारे में वो क्या कह रहा है, 20 मिलियन के बारे में क्या कह रहा है कि जी ये पे करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, अच्छा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कौन सी वाली, लीगल या कंस्ट्रक्टिव, लीगल है। पास्ट इवेंट भी हो चुका है, क्या, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन है, फायर है, फायर है। तो पहली शर्त तो पूरी होगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट तो है। रिलायबल एस्टीमेट बिल्कुल है, एक केस में वो कह रहा है 20 देने पड़ेंगे और हुकूमत वाले केस में कह रहा है 10 देने पड़ेंगे। क्या आउटफ्लो प्रोबेबल है, नहीं, कहाँ लिखा प्रोबेबल आउटफ्लो, कहाँ लिखा हुआ है कि ज़्यादा चांस है कि देने पड़ेंगे। माजरत के साथ इतनी सी बात है तो पढ़नी पड़ेगी, अब ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, कंपनी पे करने पड़ेंगे, तो आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, प्रोबेबल, हाई चांस है। पे तो करने, पे करने पे उसने बात ही कोई नहीं की। क्या कह रहा है, कह रहा है जी कि QGL लॉयर को का अंदाजा है कि कंपनी को पे करने पड़ेंगे 20 और 10, पे करने पड़ेंगे कितने, रिलायबल एस्टीमेट वो अलग था, ठीक है। इसका मतलब 20 मिलियन के बारे में वो प्रोबेबल, ये क्या है जी, वुड हैव टू पे, प्रोबेबल। अगर ये प्रोबेबल है तो भाई हाई चांस कहते हैं ना इसको, वुड हैव टू पे, हाई चांस। तो अब क्या हुआ जी, अब मामला कुछ ऐसा है कि आपने अंग्रेजी में जब लिखना है तो तीनों बातें उसको बतानी है। आप यूँ लिखोगे कि अ प्रोविजन ऑफ 20 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड एज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन लिख सकते हो, प्रेजेंट लिख दिया करो, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज फायर, ठीक है। एंड the lawyer anticipate that company would have to pay, so the outflow is probable, and reliable estimate as determined by lawyer is 20 million, therefore a provision of 20 million shall be recorded, ठीक है। बस इतनी बात काफ़ी है। अब बाकी रह गया मांगने वाले, पता ही है ना, मैंने कहा भाई मुंह खोल के मांगते, मांगने वाले ने ऐसे खुल के मांगा, कितना जी। अब इस 40 मिलियन के बारे में भी कुछ लिख देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केस कितने मिलियन का किया है, सर्टन डिसीज लोगों ने 60 मिलियन का, 6 करोड़ का हर्जाना, 6 करोड़ का केस हुआ पड़ा है।
अब आप सिरे से बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि यार नहीं यार ये तो देने नहीं पड़ेंगे। अल्टीमेटली कोर्ट का फैसला ही हतमी होगा, जज साहब के हाथ में। तो मैंने माना कि आपका प्रोबेबल तो नहीं आउटफ्लो, लेकिन पॉसिबल तो है। आपके पास रिलायबल एस्टीमेट भी है, पास्ट इवेंट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट भी है, लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, बल्कि आउटकम किसी और के हाथ में है। तो ये फिर क्या बन गई? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इसके बारे में आपने, वैसे मैं तो यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ना कि आप इसको डिस्क्लोज करेंगे एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके लिए आपको लिखने के लिए वो वाला सफ़ा खोलना पड़ेगा। अब आप इसके बारे में यूँ लिखेंगे कि फॉर एन अमाउंट ऑफ 40 million एज द आउटकम इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी, a contingent liability shall be disclosed, giving brief description of events and estimate of financial effects। वहाँ से देख कर लिख लेना। ये अब आपको कितने नंबर मिले वहाँ से देख कर लिखा, ये पहले वाला मैंने देखा नहीं, मैंने अपने अल्फाज में बोला, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे लिखने की कोशिश करनी है। कितने नंबर मिल गए आपको, यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये आपका बेसिकली एक पास पेपर से ही निकला हुआ पॉइंट है, तो उसमें जाकर देखोगे तो आपको 2-4 नंबर इसके मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें। अभी दूसरा भी रहता है, इसके केस के अंदर उसका रिलायबल एस्टीमेट क्या था। अच्छा ये इकट्ठा भी कर सकते हो, यानी ये जुमला जो प्रोविजन का लिखा, प्रोविजन कितनी बनानी है आपने इसी एक इवेंट के हिसाब से प्रोविजन बनानी है, ठीक है। इसका सॉरी लिखा ही नहीं मैंने कि इस प्रोबेबल है तो क्या करें, इसकी प्रोविजन प्लस इसका डिस्क्लोजर, जबकि इधर से भी यही मामला है, इसकी भी प्रोविजन। तो अब इन दोनों के बारे में इकट्ठा लिखे ना, अलग अलग जुमला क्यों लिखना। वो जो एक जुमला मैं लिख रहा था, उस एक जुमले में आपने 20 की बजाय 30 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट करा लेनी है, ठीक है। और अगले जुमले में आपने बैलेंसिंग फिगर कितनी निकाली, इसमें 25 मिलियन। ये 25 मिलियन आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी बन रहा है, क्योंकि ये आपके हाथ में तो ये भी नहीं है। तो इसके बारे में क्या है, तो जब डिस्क्लोज करने वाली बात करो, इन दोनों को इकट्ठा करना है, ठीक है ना। बात समझ आई है ना। मतलब ये जो जुमला मैंने एक के लिए लिखवाया था, दोनों के लिए यही है, ठीक है। आपने इन दोनों के बारे में इकट्ठा बता देना है, वही अंग्रेजी जो मैंने लिखवाई थी, ठीक है। कि देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज फायर, रिलायबल एस्टीमेट, लॉयर एंटिसिपेट्स दैट एंटिटी वुड हैव टू पे एंड रिलायबल एस्टीमेट इज, ये ऐसे कर लोगे 20 प्लस ब्रैकेट में लिख दोगे ना 10, रिलायबल एस्टीमेट इज 30 मिलियन, देयरफॉर अ प्रोविजन ऑफ 30 मिलियन शैल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर जो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इसके बारे में आपने इकट्ठा लिख दिया, तो अगले के बारे में फिर इकट्ठा लिख देंगे। दूसरे बारे में बोलेंगे फॉर अमाउंट ऑफ कितना बना, 65 बन रहा है, और अमाउंट ऑफ 65 ब्रैकेट में लिख दोगे 40 प्लस 25, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी शैल बी disclosed giving brief description of events and estimate of financial। तो वहाँ से देखकर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं एसिड साइड पर। एसिड साइड क्या है जी बच्चों? एसिड साइड है हमारे खिलाफ केस नहीं हुआ, बल्कि हमने किसी के खिलाफ केस कर दिया। तो हमने केस किया, जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहीं से चीज़ें मंगवाई थी, तो जो स्पेसिफिकेशन थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं आई, हमें उसकी वजह से नुकसान हो गया, हमने कोर्ट में केस कर दिया जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। अब हमने केस किया है, तो इस केस के अंदर एसिड साइड जो है स्टैंडर्ड, इसमें ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सामने लेकर आता है, और एसिड के केस में स्टैंडर्ड बहुत एहतियात करता है। और स्टैंडर्ड कहता है अगर इनफ्लो इज प्रोबेबल, अगर इनफ्लो प्रोबेबल है, यानी हाई चांस है, इनफ्लो का हाई चांस है, ठीक है, इनफ्लो का चांस मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। फिर भी नीचे देखो क्या कह रहे हैं, एसिड रिकॉर्ड नहीं करना, कंटिंजेंट एसिड डिस्क्लोज करो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एसिड के केस के अंदर उसने कहा हाई चांस भी है तो सिर्फ क्या करो, डिस्क्लोज करो, ठीक है। और अगर इनफ्लो पॉसिबल है यानी लो चांस है या रिमोट है,
तो भाई कुछ भी ना करो, तो फिर क्या कंटिंजेंट एसेट नहीं रिकॉर्ड होता, तो क्या एसेट पक्का वर्चुअली सर्टन हो जाए फिर भी रिकॉर्ड नहीं करना? मैंने कहा हाँ, एसिड केस में अगर ये सिचुएशन आ जाए, वर्चुअली सर्टन का मतलब क्या है भाई? वर्चुअली सर्टन का मतलब है केस हमने किया इसके खिलाफ, क्या नाम है तुम्हारा? अदनान के खिलाफ केस किया, सरदनान के खिलाफ हमने केस किया, ठीक है, इन दोनों के खिलाफ केस कर दिया हमने। अब अगर ये खुद ही ईमेल करके जवाब दें भाई हमने गलती एक्सेप्ट की, वो गलती से वो रॉन्ग स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ें आ गई थी, हम आपका ये जो है नुकसान जो है ये पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो कोई गल रहेगी पीछे? तो जिसका के खिलाफ केस हुआ था वो खुद पार्टी एग्री कर गई, जिस हद तक कर गई, लेट्स से हमने दावा किया हमें 50 मिलियन का नुकसान हो गया, तो इन्होंने कहा जी 30 का तो हम मानते हैं कि हुआ है, तो 30 फिर क्या है? वर्चुअली सर्टन। अच्छा, इन्होंने नहीं माना, लेकिन जज साहब ने हमारे हक में फैसला दे दिया, नाउ कोर्ट हैज डिसाइडेड दिस इज वर्चुअली सर्टन। या ना कोर्ट से फैसला हुआ है ना इन्होंने माना है, बल्कि इंश्योरेंस कराई हुई थी हमने, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम देते हैं ना पैसे, टेंशन क्यों लेते हो, इंश्योरेंस कराई हुई। तो तीनों सूरतों के अंदर क्या हो गया? तो एसिड के केस में वर्चुअली सर्टन हो यानी इनफ्लो मोर देन 90% पे चला जाए अगर, ठीक है, मोर देन 90% पे अगर जाए, इनफ्लो वर्चुअली सर्टन हो। इनफ्लो जब तक वर्चुअली सर्टन नहीं हो, स्टैंडर्ड कहता है एसिड नहीं रिकॉर्ड करना। हालांकि लायबिलिटी केस में क्या कह रहा था? वर्चुअली सर्टन नहीं कहता, तो क्या कहता है? हाई चांस है, यार प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर का कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है तो आज ही बुक करो, फौरन बुक करो एक्सपेंस के केस में, ठीक है। पर एसिड केस में वर्चुअली सर्टन हो तो फिर पास करो जर्नल एंट्री। अच्छा, इसके केस के अंदर ना उसने सिर्फ क्या कहा हुआ है? सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने का बोला, ठीक है। यानी कि क्या करो? जर्नल एंट्री पास करो। क्या? रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है। और दूसरी चीज आने वाले पैसों को कौन पूछता है कहां से आए हैं? जाने वालों की टेंशन लोग लेते हैं, इसलिए एसिड वर्चुअली सर्टन हो गया, बस ठीक है, एसिड नजर आ रहा है, नो डिस्क्लोजर। और इधर डिस्क्लोज करेंगे कंटिंजेंट एसिड है ना, नो जर्नल एंट्री। और अगर हाई चांस नहीं है, लोअर देन 50% चांस है, तो स्टैंडर्ड कहता है भाई एसिड के केस में कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग, ओके। ना जर्नल एंट्री करो ना डिस्क्लोजर, ठीक है। मींस नो जर्नल एंट्री, नो डिस्क्लोजर, ठीक है। ये पॉसिबल है, मतलब लो चांस। और रिमोट को मैं कह सकता हूं नो चांस। तो या लो चांस हो या नो चांस हो, कुछ नहीं कहना। हाई चांस हो डिस्क्लोज करें कंटिजेंट, वर्चुअली सर्टन हो तो क्या कर लें? रिकॉर्ड कर लें एज अ रिसीवेबल, एज एन एसेट। अब वर्चुअली सर्टन की कुछ एग्जांपल्स बताई गई। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे, या कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया है कि इतने पैसे देंगे, सप्लायर ने डैमेजेस पे करने के लिए एग्री कर लिया, एग्री कर गए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर गई, या जज साहब ने हमारे हक में डिसीजन दे दिया। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअली सर्टन। ये एग्जांपल्स में से कोई चीज़ होगी, या वो यूं लफ्ज बोलेगा कि इतना रिसीवेबल, ये वर्चुअली सर्टन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ तशरीफ लाएं। और इसको लिखने का तरीका कहां से आएगा देखना जरा। यार ये यार क्या तमाशा है यार, कौन सा दफा है? चलो अब जल्दी पहुंच गए जी। इधर देखो, अगर एसिड साइड है, देखो ये लायबिलिटी साइड चल रही है, या प्रोविजन होगी या कंटिजेंट लायबिलिटी होगी या रिमोट एसिड, ये बीच में भी ये भी आ गया। एसिड की साइड पे वर्चुअली सर्टन है या कंटिजेंट एसिड है, या फिर रीइंबर्समेंट। अब आज टाइम नहीं बचा, ये नहीं पढ़ा रहा, ये मेरे प्लान में था, लेकिन रीइंबर्समेंट इज नथिंग। वो एक तरफ प्रोविजन है एसिड साइड, दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड, प्रोविजन और रिसीव, ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं बस, ठीक है। और उसमें 2-3 एहतियातें हैं, तो जो इंशाल्लाह मंडे को आते ही मैं अगले पहले 5 मिनट में रीइंबर्समेंट पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके अंदर कोई एक सवाल को मैं राइट कराऊंगा जिसमें प्रोविजन भी लिखी जाएगी, दूसरी तरफ एसिड भी लिखा जाएगा। आप भी देख लेना कि आपके और मेरे लिखने में क्या फ़र्क आया, और जो 2-3 एहतियातें हैं वो बीच में फिट कर देंगे।
उसके बाद फिर इंशाल्लाह रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, मोटी मोटी ये 5-6 चीज़ें हैं। इफ्रिक के ऊपर 4 से 3, वैसे इकट्ठे तो 3 से 4 दिन लगते थे, यहाँ पे तोड़ तोड़ के 5-6 दिन में होता रहता था। वो इफ्रिक 1 पहले किया हुआ है, ठीक है। तो वर्चुअली सर्टन अगर होगा, अभी मेरी तस्वीर में तो यहाँ से लिखोगे, कंटिजेंट एसिड होगा तो यहाँ से लिखोगे, और तीसरा तो ये 7 पॉइंट आपने कर लिए। बाकी क्या है, रीइंबर्समेंट, रीस्ट्रक्चरिंग मंडे को पढ़ा देना है। उसके बाद देख लो, ये वो 3-4 थे, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसिड, फ्यूचर इवेंट्स, वो जो मैंने कहा था पढ़ाने थे, फिर पढ़ा दूंगा, बहुत आसान वाले। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, डीकमीशनिंग, फ्यूचर रिपेयर, वारंटी, और ये कहानी खत्म है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। चीज़ों को आप ना इकट्ठा करना शुरू करो, टॉपिक रिवाइज किया करो तो एक सेटिंग में किया करो, ताकि लगे अच्छा हाँ यार बस ये इतना सा था, ठीक है। रिवीजन प्लान वाले सवाल कोशिश किया करो, ठीक है। आ जाओ जी अब सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बस फिर छुट्टी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जामिल लिमिटेड की है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ओहो सॉरी, इसमें क्या लिखा हुआ था, लह मुफ्त के नंबर छोड़ गए। टू मेंटेन गुडविल, केस तो चल ही रहा था लेकिन अपना भी नाम खराब हुआ है। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडरिंग एडिशनल पेमेंट्स टू फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड अमाउंटिंग टू 25। कंसिडरेशंस तो ऑब्लिगेशंस नहीं है अनलेस कम्युनिकेटेड। तो ये चौथा पॉइंट वो जो नहीं था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाला, कि नो लीगल नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, वो पॉइंट इसके लिए लिखना है, मुफ्ता लगाना ना भूलना। तो मुश्किल नहीं है काम, आसान है, थोड़ी सी ना आपकी नीयत थोड़ी सी सीधी करने की जरूरत है आपको, ठीक है। इंशाल्लाह ये बहुत आसान है, ओके। अच्छा अब 5वां, ऑन 20 दिसंबर ZL लॉन्च द क्लेम। बात किसकी हो रही है, ZL की फांसी। हमने केस कर दिया, हमने ही उल्टा केस कर दिया फिट बैठ गया आज है। तो ZL ने उल्टा, ZL ने ही केस कर दिया, किस पे, विद वन ऑफ इट्स वेंडर फॉर सप्लाई ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। अच्छा, कितना क्लेम है जी, अब ये क्लेम आपने किया है, अब ये एसिड साइड है, ठीक है ना, समझ आ रही है। मसला ये नहीं कि समझ नहीं आती, मसला ये है कि लिखते हुए हाथ टूटते हैं, जो मैंने जैसे कहा है। तो मैं मंडे को चेक करूंगा इन दोनों सवालों का सोल्यूशन लिखा हुआ, ये इससे मैच नहीं होगा, जैसे मैंने कहा है वो डिफरेंट होगा, और ना हुआ ना वो तो फिर देखना, छोटी पड़ी हुई है वो, अब बस इसीलिए रखी हुई है। अच्छा, क्लेम 10 मिलियन का है, आगे क्या कहता है, ऑन यकम फरवरी 15, आज छोड़ो यार, बस यकम फरवरी 15 हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होती है, इसको छोड़ो। वेंडर एग्रीड टू एडजस्ट, एग्रीड, हाँ भाई, क्लेम में से कितना एग्री कर गया एडजस्ट करने के लिए, बोलो 6 मिलियन। अब जब वो एग्री ही कर गया है, उसने कहा है खत लिख के भाईजान मेरा कसूर है 6 मिलियन, तो 6 मिलियन क्या हो गया, वर्चुअली सर्टन। अगर ये वर्चुअली सर्टन हो गया है, क्योंकि मैं यूं लिखता हूं, वेंडर एग्रीड, वेंडर एग्रीड, तो ये वर्चुअली सर्टन बन गया। तो वर्चुअली सर्टन है तो क्या करोगे, एसिड के तौर पे, रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। आपने क्लेम किया, उसने कहा बिस्मिल्लाह, तो फिर अब अंग्रेजी तो आपने वहां से देख के लिखनी है ना, ये वाली अंग्रेजी यहाँ से, क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ, ये नहीं यहाँ से अभी बाद में देखना, खुद करना है, ताकि दूसरी बार कल मैं जब रीइंबर्समेंट कराऊंगा मैं ये दोनों इकट्ठे लिखवाऊंगा, आपका ये पहले से याद होगा, फिर रीइंबर्समेंट बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है। रीइंबर्समेंट दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, वो आप किसी के खिलाफ केस करते हैं, आपके खिलाफ भी कोई केस करता है, आप आगे किसी के खिलाफ केस करते हैं, तो वो ऐसे चल रहा होता है, तो रिकॉर्ड एज रिसीवेबल। अच्छा, बाकी कितना रह गया जी, 4 मिलियन, ये रिमेनिंग 4 मिलियन है, ठीक है। 4 मिलियन जो रिमेनिंग है, फॉर रिमेनिंग 4 मिलियन आप उसके अब्बू के पास चले गए, और ठीक है वो उन्होंने एग्री किया अगेंस्ट फ्यूचर परचेज एडजस्ट करेंगे, मतलब अगली परचेज सस्ती हो जाएगी, बात तो एक ही होती है, ठीक है। अब वो कहता है फॉर रिमेनिंग क्लेम ZL टुक अप द मैटर टू वेंडर्स अब्बू इन UK। अब्बू को शिकायत लगा दी, आपके बेटे ने ये किया, और हमने जो है वो उसको कहा था कि 10 मिलियन का जाना, तो वो कह रहा है 6 दूंगा, बाकी 4 नहीं दे रहा। इट इज प्रोबेबल दैट 70% ऑफ रिमेनिंग क्लेम वुड बी, यानी कि 4 में से उसके अबू ने कहा अच्छा मुझे लगता है कि इसमें से मजीद 70% तक आपको मिल सकता है, देखते हैं, ठीक है। तो 70% क्या हो गया जी, ये प्रोबेबल, ये क्या है, चलो 2.8, ये है क्या, प्रोबेबल, तो प्रोबेबल है, तो इस प्रोबेबल को 2.8 प्रोबेबल को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे एज अ कंटिंजेंट एसिड,
अब इसको लिखना कैसे है वहां से देखना है। डिस्क्लोज एज, ये ट्री थोड़ी बना के आना है आपने, उसने क्या कहा है डिस्कस, तो डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, बस जुमला वहां से देखना है। अच्छा अब जो बाकी 30 है ना जी, वो 30 आप किधर भी डाल दें, वो पॉसिबल कहें चाहे रिमोट कहें, हमारी बला से, क्या ख्याल है, पॉसिबल हो चाहे रिमोट हो, एसिड साइड पे तो इसका कुछ भी नहीं करना। हाँ मैंने कौन सा लायबिलिटी लिखा हुआ है, कितना बनता है जी 1.2। इसके बारे में आप कहना हो तो कह देना डू नथिंग। आई के वैसे अक्सर इसकी बात नहीं भी करता, लेकिन आप कर देना, ठीक है। ले ये क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 5 थी, और ये नंबर 6 एसिड साइड और लायबिलिटी साइड। डन हो गया। चले कंसोलिडेशन में कोई गुंजाइश ना छोड़ना, इसमें ये लाजमी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।